गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव से रिलेटेड टॉपिक आएंगे इसमें वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसको समझेंगे। When two waves of same frequency and same amplitude propagate in a medium simultaneously, then the intensity or at different points of the medium is different from the sum of individual intensity। देखिए, जब दो वेव यहाँ पर ट्रेवल करेंगी, दो वेव से इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम एम्पलीट्यूड है, दोनों चीजें क्या है, सेम है, और ये प्रोपगेट कर रही है कहां पे, मीडियम में एक साथ किसी मीडियम में जा रही है। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द मीडियम इज डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट पे जो इनकी इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है, अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी इनकी अलग अलग है। फ्रॉम द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी, इनकी जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी है अलग अलग, उसके सम से। अब यहाँ पे देखो, दिस फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये जो सुपरपोजिशन हुआ लाइट का, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब दो वेव आके इस तरह से मिली तो उनके मिलने को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। ठीक है, तो एक वेव ये आई है, दूसरी वेव ये आई है, दोनों आके मिल गई है, तो इसे क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन बोलेंगे इसको। तो ये सुपरपोजिशन क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, at the points at which the intensity is minimum or zero, the obtained interference is known as destructive interference। वो वाला इंटरफेरेंस जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम या जीरो है, तो वहां पर जो obtained इंटरफेरेंस है उसको बोलते हैं destructive interference। and the points at which the intensity is maximum, the obtained interference is known as destructive is known as constructive interference। तो जहां पर इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं, कहां पर इंटरफेरेंस हो सकता है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आर, नंबर फर्स्ट पॉइंट, द टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। दो सोर्सेज क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का क्या मतलब है, इट मींस द फेज डिफरेंस विद टाइम मस्ट बी कांस्टेंट। इसका मतलब है जो फेज डिफरेंस है फाई, वो क्या होना चाहिए, टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समय के साथ साथ फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद द फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ ऑफ टू वेव्स मस्ट बी इक्वल। जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए वो। इसके बाद नंबर थर्ड, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स मस्ट बी इक्वल। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड जो होने चाहिए वेव्स के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, एम्पलीट्यूड। इसके बाद नंबर फोर, द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज मस्ट बी वेरी स्मॉल। अब इसका क्या फायदा होगा, दो सोर्सेज जिनसे वेव निकल रही, उनके बीच की डिस्टेंस अगर बहुत ही कम होगी तो यहाँ पे जो हमें फ्रिंज विड्थ जो मिलती है वो उनकी चौड़ाई ज्यादा मिलेगी हमें, मतलब चौड़ी चौड़ी पट्टियां मिलेंगी हमें। ठीक है, ब्राइट और डार्क की। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो तो बनाता है ब्राइट फ्रिंज, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो उनके बीच की डिस्टेंस जब होगी तो वेव फ्रंट जो होगा वो साथ साथ ट्रेवल करेंगे, दोनों के वेव फ्रंट। ठीक है, इसके बाद 5, फॉर गुड इंटरफेरेंस द विड्थ ऑफ द सोर्सेज मस्ट बी वेरी स्मॉल। जो विड्थ है सोर्सेज की वो भी स्मॉल होनी चाहिए, लगभग साथ साथ ट्रेवल करेंगे वो, अगर डिस्टेंस कम हो। और विड्थ जो इसकी यहाँ पर हम ले रहे हैं सोर्सेज की, वो भी चौड़ाई कम होनी चाहिए जहां से वेव निकल रही। ठीक है, जहां से वेव निकल रही है वो कम होनी चाहिए चौड़ाई। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं दो सोर्सेज, तो इसकी जो ये सोर्स, पहला सोर्स है, इसकी चौड़ाई कम है,
और इन दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस भी कम लो। तो ये पहला सोर्स है S1, ये S2 है, डिस्टेंस भी कम ले ली और चौड़ाई भी कम, तो लगभग साथ साथ ट्रेवल करेगी दोनों वेव जो इससे निकलेंगी। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से ही रिलेटेड हम यहाँ पर समझते हैं यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, जहां पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डायग्राम बनाएंगे और वहां से एक हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए यहाँ पर यंग एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो स्लिट लेते हैं अलग अलग, जो दो सोर्सेज का काम करते हैं S1 एंड S2, और फिर एक स्क्रीन लेते हैं, वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा जहां पर ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होगा जहां पर डार्क फ्रिंज दिखेगी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको पहले पढ़ देता हूं इसकी लैंग्वेज, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। कंसीडर टू सोर्सेज फ्रॉम विच टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर कमिंग। दो सोर्सेज को कंसीडर करो जहां पर दो वेव्स आ रही है सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की, ठीक है। द सोर्सेज आर S1 एंड S2, ये सोर्सेज स्लिट का काम करते हैं S1 और S2। द फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज इज 5, फेज डिफरेंस जो है सोर्सेज के बीच में वो 5 है। These two sources are formed by a single source S, और ये दो सोर्सेज एक ही सोर्स S से बने हैं। The screen at which these two waves meet after interference of light forms bright and dark fringe। जो स्क्रीन है जहां पर ये दो वेव्स मीट करती हैं आगे, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बाद में ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेज इज स्मॉल d, ये जो डिस्टेंस है दो सोर्सेज के बीच में स्मॉल d है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्सेज इज कैपिटल D, स्क्रीन और सोर्सेज के बीच में कैपिटल D है। These the wave of these two waves is lambda। The wavelength, यहाँ पर क्या है, the wavelength of these two waves is lambda then। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से दो स्लिट ले लो, ये दो स्लिट है, दो सोर्सेज S1 और S2 का वर्क करेंगी, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल सोर्स ले लो, सिंगल सोर्स कौन है, सन, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है सन। यहाँ पे ऐसे सन बन जाएगा, ये सन हो गया, ठीक है। जो S है एक सोर्स है, यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर ये क्या है, स्क्रीन, और ये स्मॉल d डिस्टेंस पे दो सोर्सेज है S1 और S2, और स्क्रीन है कैपिटल D डिस्टेंस पे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो अब इसमें एक काम करो, सबसे पहले एक एक्सिस लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन बना ली, अब यहाँ से दो वेव निकलेंगी और दो वेव आके किसी पॉइंट पे टकराएंगी। हम यहाँ पर जो कंडीशन ले सकते हैं वो ब्राइट फ्रिंज की भी ले सकते हैं और डार्क फ्रिंज की भी ले सकते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला निकालेंगे हम। अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे कि ये ब्राइट है डार्क है, बट दो वेव्स आके मिल रही हैं यहाँ। तो यहाँ से एक वेव यहाँ पे आ गई और एक वेव इस तरह से यहाँ पर आ गई, दो वेव्स आ गई ऐसे, ठीक है, एक S1 से और एक S2 से। इनकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। यहाँ पर इस पॉइंट को O मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसे x मान लो आप, ठीक है, ये x हो गई। दोनों के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी। इसमें सबसे पहले आप क्या काम करो, S1 से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब ये समझो कि ये P पॉइंट पे दो वेव आगे मिली, तो ये कौन सी घटना हो गई, ये जिसको फिनोमिना बोलते हैं इंग्लिश में, घटना कोई, तो वो कौन सी हुई, ये घटना हुई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। अब इसमें समझो कि ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है इसमें ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। यहाँ पे हमने ये बात क्लियर नहीं की कि ब्राइट या डार्क है,
हमने बस दिखा दिया कि दो वेव आके मिली और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ब्राइट है या डार्क है वो हम जब डेराइव करेंगे तब उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ब्राइट होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो वो हम बाद में इसको देखेंगे फिर अलग अलग केसेस बना के। अभी फिलहाल हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया ये के, और यहां से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला डिराइव कर दो इसका। यहाँ पे एक काम करो, इसको एंगल को थीटा मान लो, ये थीटा है। यहां से S2P से S1P माइनस कर दो, ठीक है। S2P माइनस S1P बराबर कितना, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। ये जो S2P है और ये S1P है, तो S2P की जो यहाँ पर लेंथ है वो ज्यादा है, लंबाई, ये जो डिस्टेंस है ये इसको लेंथ बोल दो, तो ये वाली लेंथ ज्यादा है, ये वाली कम है, तो बड़े में से छोटा घटा दिया और उनका क्या डिफरेंस आ गया, S2K आ गया, ठीक है। क्योंकि इतना दोनों में इक्वल है, ये वाला हिस्सा जो है ना S2, ये जो KP है और S1P है दोनों बराबर है, तो इसलिए वो निकाल लिया हमने, ठीक है। तो क्योंकि KP बराबर S1P है, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो यहीं से ही निकल जाएगा। ये देखो डिटेल में इस तरह से लिख सकते हो आप इसे। S2P को क्या लिख सकते हो आप, S2P को S2K प्लस KP लिख लो, S2K प्लस KP लिख लो, और माइनस S1P जुगा 2 है, क्योंकि KP की वैल्यू किसके बराबर है, S1P के, तो KP बराबर किसके लिए है, बिकॉज S1P के, तो इसलिए S2P माइनस S1P बराबर S2K प्लस KP की जगह S1P रख दो, माइनस S1P ऑलरेडी है, इससे कट के S2P माइनस S1P बराबर S2K, इक्वेशन नंबर बना देगी, ठीक है। तो S2P बराबर S2P माइनस S1P बराबर S2K आ गया। ये क्यों निकाला हमने ये इसलिए निकाला, हमने डिफरेंस दिखाया यहाँ पे दो वेव के बीच में, जो उनकी लेंथ का डिफरेंस है सोर्स से लेके P पॉइंट तक जाने तक। क्योंकि ये जो हम डिस्टेंस का डिफरेंस दिखाएंगे, अब इस डिस्टेंस के डिफरेंस से हम इसको रिलेट करेंगे वेवलेंथ से, ठीक है। क्योंकि ये वेव ऐसे सीधी नहीं जा रही, ये सीधी कभी जाती नहीं है वेव, ये वेव हमेशा इस सन से निकलने वाली वेव है, ये हमेशा इस तरह से ऐसे जाती है वेव, हाफ ऊपर हाफ नीचे से, ठीक है, ऐसे जाती है, देखो ये ऐसे। तो हम यहां से इसमें रिलेशन निकाल लेंगे, किसमें हम रिलेशन निकालेंगे वेवलेंथ के लिए, तो हमने ये डिफरेंस निकाला। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल क्या है उसको सोल्व कर लो। ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल S2S1K, S2S1K। तो यहां से जब आप साइन थीटा निकाल लोगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है S2K अपॉन हाइपोटेनियस कितना है S1S2। साइन थीटा बराबर S2K S1S2 की वैल्यू कितनी है स्मॉल d, ठीक है, स्मॉल d है। तो S2K बराबर कितना आ जाएगा d sin थीटा, S2K बराबर d sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से जो S2K की वैल्यू आई d sin थीटा वो इक्वेशन 1 में रख दो, फिर वहां से हम कैलकुलेट करके इसका सही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ S2K इन इक्वेशन 1। S1P बराबर d sin थीटा, S2K माइनस S1K बराबर d sin थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर आ गई 3, ठीक है। अब इसको अलग अलग केसेस लेके हम इसको सोल्व करेंगे आगे। देखो अब इसमें क्या करो आप, ये वाला ट्राइंगल लो, एक नया ट्राइंगल फॉर्म करो, उसमें P D P और इसको O और Q, ठीक है। P O Q में इक्वेशन 3 है हमारे पास। तो ट्राइंगल POQ, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन हाइपोटेनियस क्या है OP, x अपॉन OP, ठीक है।
ये जो ओपी है, क्योंकि स्मॉल एंगल होने की वजह से यहाँ पर ये जो थीटा एंगल बनेगा, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है एंगल, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो ये जो थीटा है ये स्मॉल है, इस वजह से जो हाइपोटेनियस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बेस के, ठीक है, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, इसलिए जो हाइपोटेनियस है यहाँ पर ये क्या है, OP वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है OQ के, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू किसकी बराबर रख लेंगे, यहाँ पर OP बराबर किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल रख लेंगे, D के, क्योंकि OQ क्या है D। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर आ जाएगा कितना, x अपॉन d इक्वेशन 4। यहाँ पर इक्वेशन 4 से साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 3 में। तो S2P माइनस S1P बराबर कितना, d साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन d। तो S2P माइनस S1P, ठीक है, S2P माइनस S1P बराबर XD अपॉन कैपिटल D। ये हमारे पास S2P माइनस S1P की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम अलग अलग इंटरफेरेंस लेंगे। पहले केस में हम कौन सा लेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ठीक है, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या करेंगे, S2P माइनस S1P बराबर m लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ लेंगे लैम्डा और m यहां पर क्या हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ ये कौन से, मतलब कौन से वाला, ये ब्राइट फ्रिंज कौन से नंबर की है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, तो ब्राइट फ्रिंज की संख्या होगी m। यहाँ पर m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, इस तरह से चलेगी। ये इक्वेशन 5 मान लो, ये 6 मान लो, बाई इक्वेशन 5 एंड 6 से, तो ये हो जाएगा x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बराबर m लैम्डा और x बराबर m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, इतने मीटर, ठीक है। और जो m की वैल्यू है यहाँ पर, वो m की वैल्यू क्योंकि ब्राइट फ्रिंज है और ये 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद फॉर डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी S2P माइनस S1P की, वो बराबर होगी किसके, m माइनस हाफ इंटू लैम्डा, इक्वेशन 7। इक्वेशन 5 और 7 से S2P माइनस S1P की वैल्यू बराबर रख दो, यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास बाई इक्वेशन 5 एंड 7 पुट द वैल्यू ऑफ S2P माइनस S1P इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बराबर m माइनस हाफ लैम्डा, ठीक है। x की वैल्यू क्या जाएगी, x बराबर आ जाएगा m माइनस हाफ लैम्डा d ऊपर लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है, इतने। देखो भाई इसके बाद पढ़ते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इट इज डिनोटेड बाय W। तो दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। इसको W से डिनोट करते हैं और W बराबर होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है, और इतने मीटर में आ जाएगी ये, ठीक है। तो दो कॉन्सिक्यूटिव किसके बीच में, जो फ्रिंज होती है उनके बीच की डिस्टेंस है ये। देखो यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं जिसमें हम ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिखाएंगे। आप एक काम करो, दो सोर्सेज दिखाओ यहाँ पे, ऐसे S1 दिखाओ और S2 दिखाओ, ठीक है, और यहाँ से ये स्क्रीन दिखाओ, यहाँ पे एक स्क्रीन है S, ठीक है, स्क्रीन हो गई।
यहाँ से सोर्स S1 से भी वेव निकल रही है और S2 से भी निकल रही। जहां पे जाके वेव आपस में मिल रही है वहीं क्या बनेगी, वहीं इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट या डार्क फ्रिंज में से कोई एक फ्रिंज बनेगी। ब्राइट डार्क इस तरह से बनती चली जाएंगी। देखो सर्किल बनाते चले जाओ ऐसे 2 3 4 5 और इधर अब हम स्पेस इधर का हमने लाइन खींची नहीं तो सर्किल को थोड़ा ऐसे करते चले जाओ कर्व फॉर्म में ऐसे। ये पहले वाली वेव के थे, अब दूसरे वाली के बना लो सेम। 1 2 3 4 5 6, अब ऐसे ही इसको करते चले जाओ 7 8 9 10 11 12, कितने भी बना लो, मतलब अपने हिसाब से बना लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से बना लो, ये बना लिए। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि वेव सीधी नहीं चलती, वेव हमेशा से कर्व फॉर्म में ऐसे चलती है, सीधी नहीं जाती वेव, वेव जाती है ऐसे। तो हमने इसको सिंपली दिखाने के लिए ऐसे ये सर्किल बना दिए दोनों में, ठीक है। ये सनलाइट को दिखा रहे हैं, ऐसे एक्सपेंड हो रही सनलाइट यहाँ इस सोर्स S1 से S2 से भी। जहां जहां पे लाइट मिल रही उनको मिलाते हुए एक पॉइंट बनाते चले जाओ। जैसे यहाँ पे लाइट मिल रही है, स्क्रीन है हमारे पास, ये लाइट मिल रही है यहाँ पे, इसको मिलाते हुए चले जाओ और एक लाइन खींच दो ऐसे मिलाते हुए, ठीक है। मिलाते हुए लाइन खींच दो, उसको ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, ये भी ब्राइट फ्रिंज है। यहाँ पे भी ये पीछे तक मिलाओगे तो यहीं तक मिल जाएगी। ये देखो ये यहाँ तक मिल रही है, ये यहाँ तक मिल रही है और ये यहाँ तक मिल रही है, ये पूरी मिलेगी पीछे तक स्टार्टिंग से। इसी तरह से इसको भी बना मिलाते हुए आप एक लाइन खींच दो ऐसे, ठीक है। इस तरह से एक लाइन खींचते चले जाओ और इनको मिलाते चले जाओ ऐसे। यहाँ भी ब्राइट फ्रिंज, बी फॉर ब्राइट फ्रिंज, और बीच बीच में जो जगह बचेगी वहां डार्क फ्रिंज आएगी। इसके बाद इसमें भी ऐसे ही करो, इस तरह से ये लाइन मिलाते चले जाओ, मिल गई। इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही इस तरह से इसको मिलाते चले जाओ, इस तरह से यहाँ पे भी, और इसको पीछे तक मिलाना चाहो तो पीछे तक मिला लो, कहीं तक भी मिला लो पीछे तक आप इसको। जैसे मैं इसको पीछे तक मिला सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से चलिए इसको यहाँ तक मिला सकता हूँ, इसको और पीछे तक, इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक और पीछे तक, ठीक है। ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ठीक है। इसके बाद इसको मिलाते हुए चले जाओ ऐसे, इसको मिलाते हुए चले जाओ और इसको यहाँ मिला लो, ये भी ब्राइट, ठीक है। और यहाँ पे ब्राइट। अब इसको समझो कि बीच बीच में जो बचेगी वो डार्क होगी, डी फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ठीक है। और ये जो है ये ब्राइट फ्रिंज है। तो यहाँ पर ये जो व्हाइट वाली लाइट होगी ये दिखाती है बी को, ब्राइट फ्रिंज को, ब्राइट फ्रिंज, और डी डार्क वाली लाइन जो होगी डी, ये दिखाती है डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज को, ठीक है। तो इस तरह से ये कौन सा फिनोमिना पढ़ा हमने यहाँ पे, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ही है। ये भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी क्या था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और ये भी क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये दोनों जगह लगेगा डायग्राम, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में भी काम आ जाएगा और ये आपके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी काम आएगा, ठीक है। और इनके बीच की जो चौड़ाई है उसकी कोई फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, डब्ल्यू। ये जो बन रही है ये डब्ल्यू है, फ्रिंज विड्थ, इस तरह से। देखिए भाई अगला टॉपिक है हमारा हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, पहले इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं और इसके फिर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइजेंस प्रपोज्ड ए प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स इन ए मीडियम। तो एक मीडियम में लाइट वेव्स जो होती हैं, ठीक है, उनके रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। द लाइट एंड साउंड वेव्स प्रोपेगेट ऑन दिस प्रिंसिपल।
लाइट और साउंड वेव्स इस प्रिंसिपल पे प्रोपगेट होती है। मतलब जब लाइट चलती है और साउंड चलता है तो वो जब वे चलते हैं तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वो। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। इट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल बोलते हैं। हाइजेंस एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव्स ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, assumptions। तो हाइजेन ने अब कुछ assumptions दिए अपने इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए। नंबर फर्स्ट है, व्हेन ए वेव इज प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम देन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। पहला जो प्रिंसिपल दिया उसमें हाइजेन ने ये कहा जब कोई वेव किसी मीडियम में चलती है तो उस मीडियम के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं एनर्जी मिलने की वजह से, क्योंकि इस वेव में एनर्जी है। ठीक है, ये सन की लाइट है, एक वेव है जो आ रही है, वो एनर्जी देगी तो वे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच वाइब्रेट इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। अब जो पार्टिकल्स जो होता है जिनका लोकस है, ठीक है, जो वाइब्रेट होता है सेम फेज में, फेज उनका क्या है? सेम है, उसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। देखो सेम फेज का मतलब है कि जो वेव्स जो चल रही है जितनी भी, उनके बीच में जो एंगल है वो सेम है। फेज बोलते हैं एंगल को, तो वो एंगल सेम है। ठीक है, तो उन एंगल सेम वाले वेव्स ने क्या बना दिया? वेव फ्रंट बना दिया। नंबर सेकंड, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वेव्स। जो जितने भी पॉइंट होते हैं एक वेव फ्रंट में, वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं लाइट वेव्स के। ठीक है, which produces spherical waves in all direction, जो spherical waves को प्रोड्यूस करता है सभी डायरेक्शंस में। These waves are known as secondary wavelets, इन्हें secondary wavelets बोलते हैं। Number 4, at any instant the envelope drawn on all secondary wavelets represents the position of new wavefront at that instant। और इससे एक नया वेवफ्रंट बनेगा। क्या बनेगा? नया वेवफ्रंट बनेगा। जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स और आगे बढ़ेगी तो ये क्या बना लेगी? एक नया वेवफ्रंट बना लेगी। नंबर 4, द नॉर्मल शोन ऑन ए वेवफ्रंट एट एनी पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एट दैट पॉइंट। ये जो नॉर्मल शो हो रहा है वेवफ्रंट पर, ये क्या शो कर रहा है? शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव की डायरेक्शन शो कर रहा है उस पॉइंट पे। दिस लाइन इज नोन एज रे ऑफ लाइट। इसको लाइन को क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए अब मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ हाइजेन के प्रिंसिपल की, जो उसने डायग्राम में शो किया है वेव फ्रंट को। ठीक है, लेट लाइट वेव्स आर कमिंग आउट ऑफ पॉइंट सोर्स एस, लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो लाइट वेव्स ये मान के चलते हैं कि पॉइंट सोर्स एस से आ रही है। ठीक है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो हाइजेन ने दिया है, और v इसकी वेलोसिटी है। ab इज द पोजीशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट एट एनी इंस्टेंट, और ab क्या है? स्फेरिकल वेवफ्रंट का पोजीशन है। अकॉर्डिंग टू हाइजेन एवरी पॉइंट ऑन ab विल इमिट आउट ए सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स। तो हाइजेन के हिसाब से जो भी पॉइंट होगा ab पे, वो इमिट आउट करेगा सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स को। ठीक है, लेट वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट आफ्टर t सेकंड्स। ठीक है, तो हम चलो इसमें फाइंड आउट करते हैं जो वेव फ्रंट की पोजीशन है t सेकंड्स के बाद में। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच सेकेंडरी वेवलेट विल vt if we draw spheres of radius vt taking points 1 2 3 4 as center, the envelope of these sphere will be a dash b dash। तो इसके जो सेंटर है, सेंटर पे जो पोजीशन आएगी, जो एनवेलप बनेगा, वो a dash b dash होगा। In figure we also have a double dash b double dash which is the envelope in background direction। a double dash b double dash भी है जो बैकग्राउंड डायरेक्शन में है। अब देखो समझो, यहाँ पर ये हमारे पास सन है, इसका पॉइंट सोर्स मान लो ये सन है जैसे। ठीक है, अब इससे लाइट निकलेगी क्योंकि ये पूरा गोल है, स्फेरिकल है, तो जब इससे लाइट निकलेगी तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा यहाँ से। तो वेव फ्रंट ऐसा निकलेगा यहाँ से, जो स्टार्टिंग में निकलेगा। पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे जब सनलाइट निकलेगी, सनलाइट चली है, और जो मीडियम में पार्टिकल है वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है उनका वाइब्रेशन ऐसे दिखाया है इन्होंने, स्फेयर की फॉर्म में ऐसे। ठीक है,
ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से। इनको नाम दे दो आप। यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये बीच वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ए डैश है, ये बी डैश है, और बैक वाला है ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, फ्रंट, सेंटर और ये बैक पार्ट, बैक। तो इसको क्या नाम दिया इन्होंने, ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये आगे बढ़ेगा, जब ये आगे जाएगा तो आगे जाने के बाद ये जो वेवलेट्स हैं दे कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये वेवलेट्स किसमें बदल जाएंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स में, और ये एक नया वेव फ्रंट बनाएंगे जिसे प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे। तो वेव्स इस तरह से आगे चली, हर दिशा वाली वेव्स आगे चल के एक नया वेव फ्रंट बनाएंगी। तो अलग अलग दिशा में अलग अलग वेव्स चली, बहुत सारी वेव्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक नया वेव फ्रंट बनेगा, और उसमें भी क्या दिखाई देगा आपको कि सनलाइट के जाने के बाद जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये ए बी फ्रंट वाली, ये यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये ए डबल डैश, ये बी डबल डैश। ठीक है, इसी तरह से ये बनेगा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और ये जो वेव होंगी ये होंगी सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ये कौन सी थी, ये नॉर्मल वेव्स थी, लाइट वेव्स, सेकेंडरी वेवलेट्स में बदल गई, और सेकेंडरी वेवलेट्स में बदलने के बाद न्यू वेव फ्रंट बना लिया, प्लेन वेव फ्रंट। हमारे पास वो है हाइजेन प्रिंसिपल के बेसिस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना। तो इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। मैं अभी पहले थ्योरी पढ़ देता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। When a wave starting one transparent medium to the other transparent medium, जब एक वेव स्टार्ट करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, then it deviates from its path, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। The angle of incidence is I and angle of refraction is R. Angle of incidence I है, angle of refraction R है। Rarer medium is air and denser medium is glass. Rarer medium air है और denser medium glass है। The velocity of the wave in these mediums is v1 and v2 respectively. जो velocity है इन मीडियम में वेव की वो v1 और v2 है respectively। then अब देखो समझो, यहाँ पे हमने एक ग्लास ले लिया, ये ग्लास है, ये कोई और सा मीडियम है। ठीक है, ग्लास। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल ले लिया, ये दूसरा नॉर्मल ले लिया। ये हमारे पास ग्लास हो गया, और ये हमारे पास एयर है। ठीक है, जब रे आएगी एयर से ग्लास में तो ये सीधे ना जाके क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, N1 N2। जब रे आएगी इस तरह से तो ये सीधे ना जाके बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को O मान लो, इसको O डैश मान लो, जहां से ये डाइवर्ज होना शुरू कर रही है, अपने पास से डाइवर्ज हो गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, मतलब सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो ये डाइवर्जेंस हो गया, इसका डेविएट हुई। आने वाली रे ने जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। और अब देखो इसमें समझो, यहां पर जो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे वो इधर लेंगे R। ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं दो एंगल की जरूरत है, और एंगल लेके कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, बस एक इधर ले लो, एक उधर ले लो। ठीक है, आप एडिशनल अगर ये है कि भाई दिखाना ही दिखाना है तो दिखा सकते हो आप, इसमें R डैश दिखा दो, यहाँ पर I डैश दिखा दो। ठीक है, ऐसे दिखा दो बस। ठीक है, तो ऐसे शो कर देंगे बस, जबकि यूज I और R का नहीं गई है इसमें। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए, और O डैश से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए, इसे बोल देंगे B। वो A है पॉइंट, ये B है, और यहाँ 90 डिग्री, ये 90, ये 90। ठीक है, 90 डिग्री, ये O डैश है। अब इसमें एक काम करो, अगर ये एंगल I है तो ये वाला भी एंगल I होगा, और ये R है तो ये भी R होगा।
इसमें सोल्व करो। पहले ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल क्या है ये, ए ओ ओ डैश, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर कितना, ओ डैश ए अपॉन हाइपोटेनियस ओ डैश, इक्वेशन 1। ठीक है। इन नीचे वाला क्या है ये, बी ट्राइंगल बी ओ डैश ओ, साइन आर बराबर, ठीक है, ओ बी और हाइपोटेनियस ओ डैश, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ओ डैश ए अपॉन ओ डैश, ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ओ डैश। तो ओ डैश से ओ डैश कैंसिल हो गया। अब सुनो, यहाँ पे मीडियम बदल रहा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ग्लास का मैं ले रहा हूँ n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलने के साथ साथ ही वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2, यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2। एक चीज सेम है दोनों में, वो है टाइम। टाइम यहाँ पे भी t है, टाइम यहाँ पे भी t है। ठीक है, वेलोसिटी v1 से v2 हो गई लेकिन टाइम सेम है। अब एक बात समझो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड बराबर होता है हमारे पास s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर o डैश a कहाँ पे है, देख लो पहले। o डैश a फर्स्ट मीडियम में है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगी o डैश a की, t टाइम लग रहा है इसको, और v1 वेलोसिटी, तो v1 इनटू t। ये देख लो OB कहाँ पर है, OB है, ये है ग्लास में n2 में, यहाँ v2 है वेलोसिटी, तो यहाँ पर t टाइम लग रहा, तो इसकी डिस्टेंस v2 इनटू t ये रखेंगे हम यहाँ पे। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू इसकी o डैश a की वैल्यू कितना, v1t, o डैश b की वैल्यू v2t, t से t कट गया। स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला है मीडियम में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है n बराबर c अपॉन v, n बराबर c अपॉन v। तो v इधर है नीचे, तो v बराबर c अपॉन n। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे वाला फॉर्मूला जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर, जब हम v1 की वैल्यू रखेंगे तो c अपॉन n1, v2 की c अपॉन n2, c से c कट गया, n2 ऊपर चला गया। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 किसको लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं 1 and 2, और 1 and 2 को n लिख सकते हैं, इसको सीधा करके n लिख लो, n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। और ये कौन सा लॉ है, ये है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ है ये, जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसमें प्रूव कर दिया। n की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया फॉर्मूला यहाँ से। ठीक है, देखो भाई अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। जैसे हमने रिफ्रैक्शन को पढ़ा, अब उसी तरह से सिमिलरली हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सेम है इसमें लगभग, जो कुछ पोर्शन है, बट कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें। कंसीडर ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू द प्लेन मिरर व्हिच इज पॉलिश्ड एट वन सरफेस। तो एक रे ऑफ लाइट एक प्लेन मिरर से आके टकराती है जो कि एक साइड से पॉलिश है। द इंसिडेंस रे मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनाता है, ये स्मॉल आर, नॉर्मल के साथ में। द एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। ठीक है, दिस रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम मीडियम। ये रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होती है। देन देखो भाई, ये प्लेन मिरर है एक हमारे पास, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया। ये है हमारे पास प्लेन मिरर। अब देखो सुनो,
जब रे ऑफ लाइट आएगी तो आने के बाद वो टकराएगी इस तरह से, टकरा गई, क्योंकि ये पॉलिश है, सिल्वर पॉलिश एक साइड से, तो टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी वापस। टकराने के बाद सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से, और जो ये आने वाली रे जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इसको प्लेन मिरर को थोड़ा सा और बड़ा कर लो, क्योंकि हमें फिर इसमें एक रे और लेनी है, तो फर्स्ट रे है, ये नॉर्मल N1 है, इसी तरह से एक रे और लो और वो टकरा के ऐसे चली गई, और सेम इसी तरह से यहाँ भी नॉर्मल ले लो N2, ये पॉइंट O ले लो, ये O डैश ले लो, एयर मीडियम N1 और ग्लास मीडियम N2, ठीक है। आई रे और चली गई। इसमें भी आप लेना चाहो तो सारे एंगल ले सकते हो, बट हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि तो सॉल्यूशन को आसान करने के लिए इसमें यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लेंगे और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि आई डैश और यहाँ पर आर डैश शो कर दो और यहाँ आई डैश, बट इनका कुछ वर्क होगा नहीं, ऐसे ही मैं इनको शो कर रहा हूँ ऐसे। यहाँ आई डैश मेन जो यूज है यहाँ पे वो आई और आर का ही है, ठीक है। इससे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पे, और इससे यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये बी, ठीक है। ये आई है एंगल, तो ये वाला एंगल छोड़ के ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये आई बनेगा, और ये आर है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, आर बनेगा। ये आई है तो मैथ के रूल के हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम्स को शो किया जाता है उनको मैथमेटिकल रूल के हिसाब से इस आई से वो आई बनेगा, उस आर से ये आर बनेगा। अब क्योंकि सारा काम एयर में ही हो गया, तो जो रे आएगी स्पीड ऑफ लाइट c से आएगी, जाएगी भी स्पीड ऑफ लाइट c से, और जो टाइम है उसमें t लग रहा दोनों जगह पर, t टाइम। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब एक काम करो, सबसे पहले एक इसमें हम डायग्राम ले लेते हैं। डायग्राम O नहीं, ये वाला लो BO डैश, ठीक है, इन ट्राइंगल BO डैश, ठीक है। साइन आई बराबर कितना, परपेंडिकुलर O डैश B अपॉन हाइपोटेनियस O डैश, पहला आ गया इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ये कितना हो गया यहाँ पे, ये तो हो गया यहाँ पे BO डैश लिया हमने। अब ये ले लो O डैश A, साइन आई आर बराबर, साइन आर बराबर कितना हो गया, परपेंडिकुलर O A अपॉन हाइपोटेनियस O डैश, इक्वेशन 2, ठीक है। डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से, साइन आई अपॉन साइन आर O डैश B O A अपॉन O डैश, O डैश से O डैश कट गया, O डैश B की वैल्यू क्या आ गई। अब देखो दोनों, क्योंकि यहाँ पर एयर में ही हो रहे हैं रिफ्लेक्शन, अरे आ भी एयर में रही है, जा भी रही है, तो यहाँ पर जब हम ये डिस्टेंस रखेंगे O डैश B, तो ये भी कितना होगी इसकी वैल्यू, O डैश B की वैल्यू भी स्पीड ऑफ लाइट c इंटू टाइम t, OB की भी स्पीड ऑफ लाइट t इंटू स्पीड ऑफ लाइट c एयर में इंटू टाइम t, दोनों से दोनों कट गए, 1 टाइम्स ये इधर ले जाओ, तो साइन आई बराबर साइन आर, कंपेयर कर दो दोनों साइड, कंपेयर बोथ साइड, दोनों और कंपेयर कर दो, तो कितना आ जाएगा, आई बराबर आर, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आ गया, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। देखो भाई कुछ टर्म्स है जो यहाँ पर आती हैं इस चैप्टर में, जगह जगह पर ये वर्ड्स यूज होते हैं, इन वर्ड्स का मतलब समझ लो और इनकी डेफिनेशन है, और मैं एक बार डायग्राम से भी बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। जैसे कोहेरेंट सोर्स है, ये क्या होता है, बहुत जगह लिखा हुआ आता है कोहेरेंट सोर्स, तो वो क्या चीज है वो समझ लो। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स
emitted by the sources is constant। अगर जो फेज डिफरेंस है कांस्टेंट है, जो फेज डिफरेंस किसको बोलते हैं, एंगल को, अगर दो बीम के बीच में एंगल जो है वो सेम है तो वो कोहेरेंट सोर्स है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ वेव बना रहा, ये देखो इन वेव के बीच में एंगल सेम है, सबके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, इसके बाद आता है इनकोहेरेंट सोर्स। एन इनकोहेरेंट सोर्स इमिट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज। मेनली फेज देखेंगे आप पर, लेकिन इनकोहेरेंट सोर्स में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो फेज क्या होगा, एंगल क्या होगा, इसमें वो अलग अलग होगा वेव्स का। कोई वेव इधर जा रही किसी एंगल पे, कोई इस एंगल पे, कोई इस एंगल पे, कोई इस एंगल पे, तो ये इनकोहेरेंट सोर्स है। ये अलग अलग एंगल पे जा रही है, अलग एंगल मतलब फेज, अलग अलग फेज पे जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म आएगी हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी कई जगह आता है यहाँ पे। द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए लाइट वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इट इज डिनोटेड बाय ए। स्मॉल ए या कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। जो वेव मैक्सिमम हाइट अटेन करती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे ये वेव ऐसे चलती है, कभी सीधी नहीं चलती वेव, ऐसे चलती है। ठीक है, ये एक्सिस हो गई, तो एम्पलीट्यूड क्या है, यहां से लेके यहां तक की जो ये हाइट है, ये एम्पलीट्यूड है, स्मॉल है। ये कैपिटल ए भी हो सकता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, हाउ फास्ट द लाइट वेव इज गोइंग, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय एफ। देखो कितनी तेज लाइट जा रही है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। या फिर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ जो कंप्लीट साइकिल है उनकी संख्या को। नंबर ऑफ साइकिल्स, देखो एक ही बात है, एक बात समझो, अगर नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा हैं तो वो उतनी ही तेज जा रही है वेव, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब उसकी। और अगर नंबर ऑफ साइकिल कम है तो फिर उतनी ही वेव कम जा रही है, उतनी स्लो चल रही है वेव। तो ये बताती है किस तरह से वेव चल रही, तेज चल रही है, हल्की चल रही, वो उनकी संख्या गिन के पता चलेगा आपको। तो ये नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स को बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ज्यादा है, इसका मतलब फास्ट चल रही है वेव। ठीक है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, इस तरह से आप समझेंगे इसको। It is denoted by f. Wavelength, the distance between two consecutive complete cycle is called wavelength. दो साइकिल के बीच की डिस्टेंस क्या है, उसको बोलते हैं wavelength. It is denoted by lambda. देखो ये कंप्लीट साइकिल यहाँ से शुरू करके यहाँ तक गया, तो इन दोनों एक पूरे कंप्लीट साइकिल क्या है, ये wavelength lambda है। ठीक है, वो दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा वहां से, तो दोनों के साइकिल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल जितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये लैम्डा है, वेवलेंथ। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट इन ए लाइट वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, इट इज डिनोटेड बाय आई। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, जो अमाउंट ऑफ लाइट वेव प्रेजेंट है उसे बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये समझो, आप एक बल्ब जलाएंगे तो कम इंटेंसिटी, दो जलाएंगे और ज्यादा, तीन जलाएंगे उससे भी ज्यादा। तो जितने ज्यादा बल्ब जलाओगे अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ेगा, उससे इंटेंसिटी बढ़ेगी। देखो भाई, इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहीं से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आई बराबर के स्क्वायर। इंटेंसिटी का पहला फॉर्मूला आ गया आई का, ये ए एम्पलीट्यूड है, आई इंटेंसिटी, के कांस्टेंट है। मैक्सिमम इंटेंसिटी में हम क्या करेंगे, ए की जगह पर ए मैक्स कर देंगे यहाँ पे, और आई की जगह आई मैक्स, तो आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, क्या आएगा, ए मैक्स को लिखते हैं a1 प्लस a2 का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आई मैक्स बराबर k इंटू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। आई वाली कंडीशन में आई मिनिमम प्रोपोर्शनल टू a मिनिमम का स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के k मिनिमम स्क्वायर आ गया। मिनिमम के लिए a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये अब देखो बेसिक जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, वो ये होता है a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। i बराबर k स्क्वायर होता है, i1 बराबर k a1 स्क्वायर, i2 बराबर k a2 स्क्वायर। a1 स्क्वायर की, a स्क्वायर की और a2 स्क्वायर की तीनों की वैल्यू निकाल दी, अपॉन में k ले जाके इधर इंटेंसिटी के अपॉन में स्क्वायर कर दो इसका, तो स्क्वायर रूट हट के आ गया आंसर हमारे पास।
अब इसमें वैल्यू रख लो ए स्क्वायर की आई अपॉन के, a1 की आई वन अपॉन के, आई2 अपॉन के a2 की, a2 स्क्वायर की कितनी है, और a1 a2 की इस तरह से जब हम रखेंगे तो अंडर रूट आई1 अपॉन के और a2 की अंडर रूट आई2 अपॉन के। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो k अपॉन में आ जाएगा रूट के k हो जाएगा, तो k से k कट के i गोस टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos थीटा। ये इंटेंसिटी आ गई, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब सुनो इसमें आगे, जब 0 डिग्री रखेंगे तो मैक्सिमम निकलेगी क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट के a1 प्लस a2, a मैक्सिमम a1 प्लस a2। जब a मिनिमम करेंगे तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, cos 180 माइनस का 1 होगा, ठीक है, और यहाँ माइनस आ जाएगा तो a1 माइनस a2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट के a मिनिमम बराबर a1 माइनस a2। इसके बाद यहाँ जो होगा i max इक्वल्स टू, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 जो होगा ना यहाँ पे, यहाँ प्लस का हो गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखे हैं cos 0 की वैल्यू 1 प्लस का हो गया, ये अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, तो i max बराबर ये आ गया। जब cos 180 डिग्री रखेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी, माइनस की वैल्यू आ जाएगी और i मिनिमम बराबर अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। देखिए इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब कोई भी लाइट वेव बहुत सारे ग्रुप में आती है और वो किनारों पर मुड़ जाती है, उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार मैं लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स एंड द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत सारी और वे आके शार्प कॉर्नर्स पे मुड़ गई। ये कॉर्नर है, ये क्या है हमारा, ये एक हमारे पास होल है, एक स्लिट है और इस पे बहुत सारी लाइट रे आके टकरा रही है, ऐसे टकरा गई बहुत सी लाइट रे, ठीक है। आने के बाद जब टकराई तो टकरा के किनारों पे मुड़ गई, ऐसे मुड़ के जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे मुड़ के जा रही है लाइट रे। तो किनारों पे जो मुड़ के जा रही है, कुछ सीधी भी जा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे क्या हो रहा है कि शार्प कॉर्नर्स बोलते हैं किनारों को, और स्प्रेड का मतलब फैलना, तो लाइट फैल रही है, जब स्क्रीन पे दिखाई देगी तो इस स्लिट के साइज की नहीं दिखाई देगी, बड़े साइज की दिखाई देगी स्क्रीन पे, बहुत बड़े साइज की, ठीक है। जो सिनेमा में, जो हॉल्स में जो स्क्रीन लगी हुई होती है उस पर लाइट वो फैल गई तो लगती है, फैल गई तो दिखाई देती है इतनी बड़ी, जबकि सोर्स तो उसका छोटा ही होता है जहां से लाइट आती है, तो वहां से वो क्या होती है, किनारों पे मुड़ के फैल के जाके स्क्रीन पे दिखाई देती है, फिल्म जो भी दिखाई देती है, ठीक है। तो फिल्म या फिल्म को मूवी भी बोल सकते हैं, वो हमें इस तरह से बड़े साइज में दिखाई देती है स्क्रीन पे, वहां डिफ्रैक्शन काम करता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब समझो, इसके बाद इसका हम थोड़ा सा और let AB be a slit of width E and a parallel beam of monochromatic light is incident on it. According to Fresnel, the diffraction pattern is result of superposition of a large number of waves starting from different points. देखो भाई, फ्रेस्नल ने क्या बताया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है आगे और वो फैल के एक पैटर्न बना देगी, उस पैटर्न को हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से आप एक स्लिट बना लो, स्लिट बना ली, और स्लिट बनाने के बाद यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगाओ और एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगाओ, ठीक है। लाइट रे आ रही इस तरह से सोर्स से लाइट रे को लो, यहाँ पर सन, यहाँ पर सोर्स है सर लाइट रे का, और यहाँ से लाइट आ रही है इस तरह से, तो लाइट इस तरह से आई, टकराई आगे, और जब वो टकराई तो इसने क्या कर दिया, कॉन्वेक्स लेंस ने उसको पैरेलल कर दिया, ऐसे ऐसे पैरेलल चली गई लाइट, इसके किनारे पे जाके टकराई, किनारे पे जब जाके टकराई तो यहाँ से कुछ रे तो सीधी चली गई और कुछ रे ऐसे मुड़ के गई, ठीक है, दो तरह से गई रे, क्योंकि मुड़ भी तो गई किनारे पे, और यहाँ पर स्क्रीन है, ये है स्क्रीन, तो ऐसे जो मुड़ के गई वो तो यहाँ पे मिल रही, आगे इस तरह से मिल गई, और जो सीधी गई वो यहाँ पे मिल रही इस तरह से जाके,
ठीक है। इसकी जो स्लिट की विड्थ है वो ई है, स्क्रीन से लेके डिस्टेंस डी है, और ये एम इसकी नंबर ऑफ जो फ्रिंज है उसकी संख्या है, ये ओ पी 2 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये ओ है, ये पी है पॉइंट। ये सोर्स हो गया सन, ये L1 है, ये L2 है लेंस, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो एंगल थीटा बनेगा यहाँ पे। अब समझ लो यहाँ पे कि किस तरह से हम इसमें लिखेंगे। इसमें फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए लिख लो पहले तो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, एंगुलर विड्थ निकलेगी यहाँ पर, जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी थीटा बराबर एम लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होगी, डी की जगह ई लिख लो यहाँ पर, स्लिट की विड्थ, ठीक है, इतने रेडियन। और डेस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थीटा बराबर एम माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन ई, ये होगी इतने रेडियन। अब इसमें इसका ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ किस तरह से बनाएंगे इसकी, इसमें दिखाएंगे हम, इसकी फ्रिंज विड्थ दिखाएंगे। इसमें एक मैक्सिमम बनती है और मिनिमम बनती है इसमें, क्योंकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस है कि यहाँ पर एक सेंट्रल मैक्सिमम बनती है बीच में बड़ी सी, क्योंकि सीधी लाइट, ज्यादातर लाइट सीधी चली जाती है, और कुछ मुड़ के जाती है तो वो छोटी छोटी मिनिमा बनाती है, कुछ मैक्सिमा बनाती है, ठीक है। तो बीच में सेंट्रल मैक्सिमा हो गई, बीच में मिनिमा होती चली गई इस तरह से, और ये बीच में मिनिमा इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा है, ये यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा है, ये 0 से स्टार्ट करके ये प्लस 1 लैम्डा अपॉन ई, ये 2 लैम्डा अपॉन ई, ये 3 लैम्डा अपॉन ई, इधर वाली माइनस में होगी माइनस लैम्डा अपॉन ई, माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। और ये मिनिमा होगी बीच बीच में, जहां नीचे जा रहा स्लोप, ये क्या है, ये फर्स्ट मिनिमा है। देखो मिनिमा मैक्सिमा का क्या मतलब है यहाँ पे, ये सेकंड मिनिमा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये क्या है, ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मैक्सिमा को दिखा रहा, किसको, मैक्सिमा को, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा को दिखा रहा है। मैक्सिमा मतलब वो वैल्यू जहां मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी, मिनिमम मतलब वो वैल्यू जहां पर मिनिमम होगी इंटेंसिटी। इसमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी आती है, दो मैक्सिमा कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा है मिनिमा के बीच की, जो एंगुलर जो फ्रिंज एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो यहां पर द डिस्टेंस, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इट इज डिनोटेड बाई थीटा। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, जिसको हम एंगल बोलते हैं, यहाँ पर उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, डिनोटेड बाई थीटा। तो थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन ई, एक फॉर्मूला इसका, एक डेफिनेशन इसकी ऐसे बन सकती है, वेवलेंथ और जो स्लिट की विड्थ है दोनों के बीच की जो दोनों के बीच में जो रेशो है उसको बोलते हैं क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इतने रेडियन, ठीक है। यह है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये आ गई हमारा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलरोइड।
एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ और ये किस तरह से बनता है, कैसे काम करता है वो सब। इट इज ए चीप कमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एक सस्ता, चीप मतलब सस्ता, कमर्शियल मेथड है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म मतलब यहां पर क्या होता है कि एक फिल्म बनाई जाती है, इसमें एक फिल्म को दो साइड से जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है उन्हें मिला के बनाते हैं, ठीक है। इट इज ए फिल्म ऑफ लार्ज विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स। दो ग्लास प्लेट्स के बीच में एक फिल्म बनाई जाती है, ठीक है। द फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड हर्फेथाइट और टिनी क्रिस्टल्स ऑफ आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनीन। तो हर्फेथाइट से या फिर जो टिनी क्रिस्टल होते हैं आइडोसल्फेट क्यूनीन के आर स्प्रेड ऑन ए फिल्म ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज बाय ए स्पेशल मेथड। और इनको स्प्रेड किया जा सकता है एक फिल्म पे जो कि किसकी होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज की, और फिर उसको ग्लास प्लेट से दोनों साइड से उसको कवर कर देते हैं। डाई का मतलब दो, क्रोइज्म मतलब ये फिल्म बनाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित, ठीक है। इसके बाद सो दैट ऑप्टिकल एक्सिस ऑल द क्रिस्टल्स रिमेन पैरेलल टू ईच अदर, जिससे कि ऑप्टिकल एक्सिस सारे क्रिस्टल्स की पैरेलल रह सके एक दूसरे के। दीज क्रिस्टल्स शो इंटेंस डाइक्रोइज्म, और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये इंटेंस डाइक्रोइज्म शो करते हैं, which absorb one component of doubly refracted rays completely। जो डबली रिफ्रैक्टेड रेज होती है उसके एक कंपोनेंट को ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो ये है पोलराइड। पोलराइड क्या करता है अब समझ लेना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में इसका बस इतना काम है, अनपोलराइज्ड लाइट आके टकराएगी। ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसके कंपोनेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, और यहां से जब निकलेगी लाइट तो ये पोलराइज्ड लाइट निकाल लेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या परपेंडिकुलर पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इस तरह से निकाल लेगा ये यहाँ पे। तो ये काम है इसका यहाँ पे, ठीक है। यहीं से ही परपेंडिकुलर पोलराइज्ड लाइट भी, परपेंडिकुलर वाली पोलराइज्ड लाइट भी निकलती है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई, जिसकी जो डायरेक्शन है वो वन डायरेक्शन में है ये। अब इसको आगे समझेंगे फिर। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट बाय गेटिंग इट्स वाइब्रेशन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये होता है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको पोलराइज्ड लाइट में बदलना, उसके जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में वाइब्रेशन को एक किसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन में बदलना। तो बहुत सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, उसको एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कराना किसी पोलराइड के थ्रू। ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। नॉर्मल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो नॉर्मल होगा किसके? प्रोपगेशन ऑफ वेव के, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये इस तरह से निकलेगा। यहाँ पर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिखा दी इसमें। इसी तरह से यहाँ से एक तो ये प्लेन वाली निकलेगी इस तरह से जिसके प्लेन होंगे, और एक परपेंडिकुलर वाली निकलेगी डॉटेड करके जिसके परपेंडिकुलर होंगे। तो यहीं से ही एक लाइट इस तरह से निकलती है जिसके कंपोनेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये होती है परपेंडिकुलर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। लेकिन होंगे एक ही दिशा में, परपेंडिकुलर होंगे, या तो 0 पे होंगे या 90 पे होंगे। यहाँ 0 डिग्री है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में एंगल, और परपेंडिकुलर पोलराइज्ड लाइट में जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है, ठीक। देखिए इसके बाद वही लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय एनालाइजर I is directly proportional to the square of cosine of angle formed by polarizer। तो I जो होती है इंटेंसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो I प्रोपोर्शनल होती है cos स्क्वायर थीटा के। The angle between transmission axis of the analyzer and polarizer is theta। तो I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, और I इक्वल्स टू हो जाएगा I नॉट cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इंटेंसिटी आई तो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, एनालाइजर के थ्रू है, और आई नॉट इंटेंसिटी किसकी है?
बाई पोलराइजर, इंटेंसिटी बाई पोलराइजर, ठीक है, पोलराइजर मतलब यहाँ पे एक पोलरॉइड है, फॉर एग्जांपल ये एक पोलरॉइड है और यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, तो आई इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, बट जब ये पास होगी, यहाँ से पास होगी, तो ये सीधे ना जाके थोड़ा सा इस तरह से हो गई है, मतलब फॉर एग्जांपल क्योंकि इसने चेंज कर दिया ना लाइट को, इसने रे को अनपोलराइज को पोलराइज में बदल दिया, तो ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और ये आई नोट होगी इंटेंसिटी यहाँ पे, ये पोलरॉइड है, ठीक है, पोलरॉइड। इसके बाद है ब्रिस्टल लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द tan IP, तो n इक्वल्स टू किसके इक्वल है, tan IP के, IP क्या है यहाँ पर, पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है, तो पोलराइजिंग एंगल IP हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पर ले सकते हो, इस तरह से आप इसको डायग्राम में अगर दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, डायग्राम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो IP sin I अपॉन sin R, तो इस तरह से हम उसको लिख लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, n इक्वल्स टू हमारे पास sin IP हो गया या अपॉन sin R हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस IP लिख लिया वहां पे हमने, R को हमने क्या लिख लिया, रिफ्रैक्शन 90 माइनस sin 90 माइनस IP लिख लिया, तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू sin IP अपॉन cos IP, तो आ गया n इक्वल्स टू tan IP। देखिए भाई नोट करके एक बात समझ लो यहाँ पे कि पोलरॉइड में एक क्षमता होती है, क्या क्षमता है, अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में बदलने की। अगर आप दो पोलरॉइड को पैरेलल रखोगे, अगर हम इस तरह से एक पोलरॉइड हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरा एक और ले लेते हैं पोलरॉइड, दूसरा पोलरॉइड ले लेते हैं ये, और ये लाइट को क्या कर रहे हैं, इस तरह से पैरेलली आपने इनको रख दिया, तो अभी इनमें क्षमता है पैरेलल रखने पे ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल देंगे, तो ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल पोलरॉइड्स, पैरेलल पोलरॉइड्स, ठीक है, ये पोलरॉइड फर्स्ट है, पोलरॉइड फर्स्ट, और ये सेकंड है, ठीक है, इनमें वो क्षमता है कि ये बदल देंगे अभी अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में, बट अगर आपने एक पोलरॉइड को रख दिया इस तरह से सीधा, और एक इस तरह से रख दिया, एक को ऐसे रख दिया आपने, इस तरह से रख दिया 90 डिग्री पे, तो यहां पर आपने परपेंडिकुलर रख दिया, तो अब ये अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये वाली क्षमता भी इनमें नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर रखने पे। इसको समझ लेते हैं एक बार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।